हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार लवलेश में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अतिरिक्त हम लगातार 30 दिनों तक 30 मॉडल जो एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर रहेगा उसको हम देखने वाले हैं। क्लियर है? तो ये आज हमारा पहला क्लास है कि भाई पहला सवाल ये है कि भाई 60 छात्रों की कक्षा में 60% लड़के हैं बोला गया है ना। लड़कों की जो संख्या है यहाँ पर कितना बता दिया गया है, 60% है बोला दिया गया है। यदि 25% लड़कियाँ साइकिल से स्कूल आती है तो उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से स्कूल नहीं आती है। आप एक चीज़ बताइएगा मुझे कि भाई टोटल लड़के और लड़कियां टोटल कितने हैं, 60 छात्र हैं ना भाई। तो 60 छात्र में से यदि 60% लड़के हैं तो लड़कियां तो 40% होगी क्या, है ना भाई। हमको तो 40% का मान निकालना। 60 जो छात्र ये तो 100% के बराबर है। मैंने कहा 100% की वैल्यू यदि मान लेते हैं 60 के बराबर है तो आप कहोगे कि फिर तो 10% की वैल्यू किसके बराबर होगा दोस्तों। तो 10% की वैल्यू आपके पास 6 के बराबर होगा। क्या 1 0 से 1 0 मैंने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, काट दिया। क्लियर है? हमको निकालना है 40% क्योंकि 60% लड़के हैं। तो आप देख पाओगे जब 10% का मान आपके पास 6 है तो सिंपल सी बात है 40% की वैल्यू किसके बराबर होगा, 6 चौके 24 के बराबर होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब हमको ये पता चल गया कि टोटल जो लड़कियां हैं उस कक्षा में वो कितने हैं, 40 के बजाय कितना है, 40% मतलब 24 है। इन 24 में भी 25% साइकिल से आती है तो साइकिल से ना आने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे भाई 75% होगी, है ना। हमने कहे कि भाई मान लेते हैं कि 100% यदि लड़कियां हैं और 100% में से यदि मान लेते हैं 25% साइकिल से आती है तो साइकिल से ना आने वाले के प्रतिशत कितना हो जाएगा आपके पास, आप कहोगे 75 हो जाएगा। क्लियर है? यदि हम इसको काट दें 25 चौके 100 और ये होता है 25 या 75, बताओ टोटल छात्र है आपके पास 24। जब 4 का मान 24 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहोगे जी 18। तो साइकिल से ना आने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 18 होगी और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट सवाल है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये बोला गया है। क्लियर है दोस्तों? ध्यान समझने इस सवाल को कि भाई प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 8 वर्षों में कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। मैंने कहा कि प्रारंभिक राशि रहा होगा 100 और 8 वर्षों में ये कितना हो गया, तो हम कहेंगे जी भाई 200 रुपये हो गया। इसका मतलब ब्याज लगा कितना, तो आप कहोगे कि ब्याज तो यहाँ पर 100 रुपये का लगा है क्योंकि 100 रुपये की राशि 8 साल में 200 हुआ है। इसका मतलब ब्याज कितना मिला, 100 रुपये ना मिलेगा। और ये 100 रुपये मिला कितने में है भाई, 8 साल में मिला है तो रेट कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 8 से यदि काटेंगे तो 12.5% जो होगा दोस्तों ये हमारा ब्याज का क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों ये क्या होगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल, 4 साल में एक राशि पर साधारण ब्याज 40% की वृद्धि हुई थी बोला गया है। 3 साल में उसी दर पर 6,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है। क्लियर है? अब एक चीज़ याद रखना कि भाई 4 साल में साधारण ब्याज में कितने की वृद्धि हुई है भाई, 40% की वृद्धि हुई है। मतलब 1 साल में कितने परसेंट का ब्याज लगा होगा, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ब्याज की दर निकाल लेंगे कि भाई जब 4 साल में 40% बढ़ा, मतलब आपके पास 4 साल में 40% बढ़ा तो हर साल कितना परसेंट ब्याज की दर लग जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर 10%। एक्चुअल में जो ब्याज की दर होगी दोस्तों यहाँ पर कितने परसेंट की हो जाएगी, 10% की हो जाएगी। हमको पूछा गया है कि 6,000 की राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमको क्या कर दिया, पूछ दिया गया है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जो तरीका अपनाने वाला हूँ ध्यान समझना। मैंने कहा कि पहले साल जो ब्याज है वो 10, तो दूसरे साल का ब्याज जो होगा ये 10 में 1 बढ़कर आएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर तीसरे साल का ब्याज कैसे निकालोगे, तो दूसरे साल का जब ब्याज 10 होगा तब जाके तीसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 11। यहाँ पर क्या करते हैं, इस 11 को बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर इस 10 को हम बढ़ा लेते हैं, तो आप देख पाओगे टोटल ब्याज कितना हो जाएगा। तो 10 दहम 100, 11 दहम 110 और आपके पास 11 में 11 121 हो गया, क्या है ना, 121 हो जाएगा।
तो टोटल ब्याज हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया, तो आप देख पाओगे ये हो गया आपके पास 100, 110, 210, 210 और 121 कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई 331 का हो जाएगा। क्लियर है। अब हमको पता है कि जब गणना 3 साल की हो तो क्यूब करते हैं, तो बताओ 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000, और 1000 का मूलधन के रूप में दिया कितना है, तो आप कहोगे जी 6000 रुपये दिया गया है। आप देख पा रहे हो कितने गुना है, 6 गुना है, मतलब 331 का भी हमको कितने गुना कर देना है, 331 का 6 गुना कर देना है। करते हैं, 6 कम 6, 6 × 18 की 8, हाथ क्या 1, 6 × 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। तो 6000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 1986। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, अरुण और आहान के पास धन की राशि का अनुपात दिया गया है 9:5 है। क्लियर है। फिर बोला गया है यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपये आहान को देता है तो अनुपात 4:3 में बदल जाएगा। तो अरुण के पास शुरू में कितना पैसा था, ये बोला गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान समझना, ये हमारे पास अरुण है, अरुण और आहान, शुरू में इनके धन का अनुपात क्या दिया है दोस्तों, तो हम कहेंगे भाई 9 कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। क्लियर है। फिर क्या बोलता है कि अरुण जो है अपने 12 रुपये निकाल कर किसको दे देता है, आहान को दे देता है। आहान को देगा तो अनुपात कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया गया है अनुपात, फिर 4 अनुपात कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ नोट करना, 12 रुपये दे रहा है ना भाई, हम क्या करेंगे, टोटल जो राशि है वो फिक्स होनी चाहिए, क्या है ना। जैसे यहाँ पर देखो 9 और 5, यदि मैं ये कहूँ कि 2 व्यक्तियों के बीच मुझे मान लो पैसा की बात कर रहे हैं कि भाई मेरे पास 10 रुपये, फलाना के पास 20 रुपये है, अब हमारे पास टोटल कितना है 30 रुपये, मतलब मैं अपनी तरफ से 5 रुपये और उसको दे दूं तो भी हमारे दोनों के बीच 30 रुपये ही रहेगा। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच शुरू में कितना था, 9 × 5 = 14 था, और यहाँ पर 4 × 3 कितना हो गया 7। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को भी 14 बना ही लेते हैं, और 14 बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखना दोस्तों, यहाँ से मैंने 9 में से 1 निकाला और 5 में से 1 जोड़ दिया है ना भाई, इसका मतलब इस 1 की वैल्यू कितने रुपए के बराबर है, तो आप कहोगे जी 12 रुपये के बराबर है। मानते हो आप इस चीज़ को, जब 1 का मान 12 रुपये के बराबर है तो बोला गया है अरुण के पास शुरू में कितना पैसा था, तो अरुण के पास शुरू में तो ये होना चाहिए 9 भाग था, 1 भाग का मान 12, तो 9 भाग का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 12 × 108 रुपये। तो शुरू में अरुण के पास टोटल कितना रुपए था दोस्तों, 108 रुपये था। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, इस टाइप के सवाल आते हैं, है ना, एनटीपीसी हो, जितने भी आरआरबी के जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों में अब लगभग 30 दिन का समय बच गया है, लगभग है ना। तो उन 30 दिनों में आपके क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उन चीज़ों को देखने वाले हैं। XYZ की वर्तमान औसत आयु कितना दे रखा है, 44 साल दे रखा है। यहाँ पर 3 लोग हैं, X फिर Y और फिर Z, 3 लोग हैं, तो 44 गुणित हम कितना कर देते हैं, 3 कर देते हैं। तो आप देख पाओगे 4 × 12 की 2, हाथ क्या 1, 3 × 4 12 और 1 13, कितना हो जाएगा इनके आयु का योग 132 हो जाएगा। 8 वर्ष पहले X और Y की औसत आयु 38 थी। 38 कब थी भाई, 8 वर्ष पहले। तो वर्तमान के लिए हम क्या करेंगे, जोड़कर निकालेंगे, तो 38 और 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 46। क्लियर है। तो हम यहाँ पर कहेंगे फिर तो X और Y की जो औसत आयु है वर्तमान में 46 है, और चूंकि 2 लोग हैं तो 46 दूनी कितना कर देंगे हम, 92 कर देते हैं। क्लियर है। तो जेड की वर्तमान आयु हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों, यदि मैं ये कहूँ कि एक्स वाई और जेड इन तीनों की आयु का योग कितना हुआ, वर्तमान आयु का योग 132 है, और केवल और एक्स और वाई की वर्तमान आयु का योग कितना है, 92 है। हमको निकालना है जेड की, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। घटाने पर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। तो जेड की जो आयु होगी कितने साल की हो जाएगी, 132 में 92 घटाने पर कितना आ जाएगा, 40 साल। मतलब जेड वर्तमान में कितने साल का है, तो हम कहेंगे भाई 40 साल का है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिएगा अगला सवाल, ये बोला गया है कि ए एक कार्य को उतने समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उसे पूरा कर सकते हैं। बोले यहाँ पर टाइम दिया गया है,
यदि ए और बी मिलकर इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं और सी अकेले इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले इस कितने दिनों में पूरा कर सकता है बोला गया है। अब हमको यहाँ पर एक चीज़ तो मिल गया, क्लियर है। यदि मैं बात करूं, ये देखें ध्यान से, यहाँ पर एक चीज़ बोला गया है कि यदि मैं टाइम की बात करूं तो टाइम में आप एक चीज़ नोट करना कि ए जितने दिन में करेगा उतने ही काम को बी प्लस सी करता है। ये टाइम का अनुपात हुआ। तो हम ये कहेंगे कि इनके टाइम का जस्ट अपोजिट इनके क्या बन जाएगा, एफिशिएंसी बन जाएगा। मतलब ए की एफिशिएंसी बी प्लस सी के बराबर होगा और बी प्लस सी की एफिशिएंसी ए के बराबर होगा। मानते हो आप इस चीज़ को? क्योंकि भाई टाइम के अपोजिट क्या होने लगता है, एफिशिएंसी होने लगता है। क्लियर है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ए एक कार्य को उतने समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि भाई यदि ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, तो हम लिख देते हैं कि ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं। और सी अकेले इसे 60 दिनों में कर लेता, तो हम यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे। बताइएगा 10 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? आप कहोगे जी 60 होगा। क्लियर है, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें कि 10 छक्के 60, क्लियर है। यहाँ पर हम देखेंगे तो 60 एकम 60। अब यहाँ पर क्या करना है, इनके एफिशिएंसी को इक्वल करना है, क्योंकि यहाँ पर यदि टाइम इक्वल है तो उनके एफिशिएंसी का मान भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बताओ 6 और 1 कितना होता है आपके पास, 7 होता है। और इस 7 को 2 इक्वल पार्ट में हम क्या कर देंगे, बांट देंगे। बराबर बराबर पार्टों में क्या कर देंगे, बांटेंगे, तब ना काम बनेगा भाई। और जब बराबर बराबर पार्टों में बांटेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करना आप, 6 और 1 7 हो रहा है और 7 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई 3.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3.5। मतलब बी और सी का योग भी 3.5 होना चाहिए, लेकिन सी का 1 हो गया। मतलब बी का कितना होना चाहिए, आपके पास 2.5 होना चाहिए। मतलब बी की जो एफिशिएंसी होगी वो 2.5 की होगी। और यदि 2.5 की होगी और 60 काम है तो 60 काम को यदि हम 2.5 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलो दशमलव का लगा देता हूँ, 0 25 कम 25, 25 चौके 7 और ये हो जाएगा 6 चौके 24। तो जो आपके पास कौन बी जो है इस पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा, यदि अकेला करना चाहे तो 24 दिन में कर लेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो पहला होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यदि मान लो आप 60 की स्पीड से जाते हो तो मुंबई से पुणे जाने में आपको 4.5 घंटा का समय लगता है। फिर बोला गया यदि चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड हो तो उसी दूरी को पूरा करने में 30 है ना कितना एक ट्रेन का एवं समय घंटों में लगेगा, है ना। यहाँ पर ये है घंटों में लगेगा, तो तय करने में कितना, यहाँ पर ये गड़बड़ है, ट्रेन तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना। यहाँ तक गलत कर देते हैं, यहाँ पर तक गलत है। कितना समय लगेगा वो भी किस में बताना है आपको, आवर में क्या करना है बताना है। अब सिंपल आपको पता होगा कि भाई दूरी बराबर क्या होता है, हमको दूरी निकालना है। तो सभी जानते हैं कि भाई दूरी बराबर होता है आपके पास चाल गुणा समय। क्लियर है, क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। ये होता है दोस्तों, आपके पास चाल कितना है 60 किलोमीटर की और आप कितना समय तक चले हो, तो 4.5 घंटा। तो मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर 4.5। आप देख पाओगे 6 चौक 24 240 और यहाँ पर गुणा करने पर आधा और हो जाएगा 30, है ना। तो 240 और कितना हो जाएगा 270। तो हमको इतना मिल गया कि भाई टोटल जो दूरी है ये 270 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर की है, 270 किलोमीटर की। अब इस 270 किलोमीटर की दूरी को मैं किस साल से चलना चाहता हूँ, 15 मीटर प्रति सेकंड। और आपको पता है कि जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना रहता है तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको 18 गुणित 5 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो आप देख पाओगे 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और 18 तिया कितना हो जाएगा 54। तो हमको 54 की स्पीड से यदि तय करना हो तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे चाल होता है दोस्तों। आपके पास टोटल दूरी 270 है और चाल कितना आ गया है आपके पास 540, है ना। भाग दे देते हैं, देखो 27 कम 27, 27 दूनी 54, 0 से 0 कैंसिल, है ना। तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 540 लिख दिया क्या, हाँ। देखिएगा टोटल दूरी 270 है और चाल कितना है आपके पास
54 किलोमीटर है। क्लियर है। अब यदि हम काटेंगे तो 54 कम 54 और 54 पंचे कितना होता है आपके पास 570 हो जाता है। तो इस सफ़र को तय करने में कुल कितना समय लग जाएगा, तो हम कहेंगे भाई 5 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो धारा की चाल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर बोला गया है कि धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, भाई 28 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। 2 घंटा 20 मिनट मतलब क्या होता है ना, 2 घंटा 20 मिनट का मतलब 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 120 मिनट और फिर 20 मिनट को और ऐड कर देना। मतलब मैं समझ गया कि 140 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है ये, तो हम देखें कि भाई 28 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। क्लियर है। तो हमको निकालना है 60 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो आप देख पाओगे, देख पा रहे हो यहाँ पर ध्यान से देखना, 14 का दुगना है जस्ट। 14 का दुगना क्या है, यहाँ पर जीरो को भूल जाओ आप, ठीक है, जीरो को भूल ही जाओ। 14 का दुगना क्या होता है 28, हम यहाँ पर भी जीरो को भूल रहे हैं। 6 का दुगना कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 12, कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति आवर। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पर यदि मैं कहूँ डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में चाल मतलब क्या होता है, तो हमको पता है नाव की चाल प्लस धारा की चाल, और आपको दिया गया है क्या है, डाउन स्ट्रीम में चाल दे रखा है 12, नाव की चाल पहले दे रखा है कितना 11 किलोमीटर की, है ना, प्लस धारा की चाल हमको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर निकालना है। यदि हम 11 का पक्षांतर कर देंगे तो धारा की चाल कितनी आ जाएगी, तो आप देख पाओगे कि भाई 12 में से यदि हम 1 कम कर देंगे, 11 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति आवर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है, बोला गया है। अब 15 से किसी संख्या को विभाजित होना है तो इसका मतलब यह है कि इकाई अंक पर 5 होने चाहिए, है ना, और सभी अंकों का योग, ये तो यूनिट स्थान पर है ना, यूनिट डिजिट का अंक लास्ट अंक कौन से होने चाहिए, 5 होना चाहिए, और सभी अंकों का सम योग जो होता है वो 3 से कटने चाहिए, तभी आपके पास क्या होगा 5 से कटेगा, या तो 5 होना चाहिए या तो यहाँ पर 0 हो सकता है। तो ऑप्शन पहला में 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 0 है और यहाँ पर 5 है। तो 5 के नियम के अनुसार यदि देखें तो आपके चारों के चारों ऑप्शन क्या है, यहाँ पर कट रहा है। तो अब हम करेंगे चेक किससे, 3 वाले से। अब हम जोड़ते हैं, देखना 1 और 2 3 कैंसिल, 3 भी 3 कैंसिल, 6 भी करता है आपके पास कैंसिल, 4 5 9 सब कैंसिल, ये आपके पास 3 से कट जाएगा। क्लियर है। सेकंड वाला की बात करें तो 3 कैंसिल, है ना, 4 2 6 कैंसिल, ये भी कट जा रहा है आपके पास, भाज्य नहीं है बोला गया ना, तो ये भी आपके पास पूरा के पूरा कट जाएगा। दूसरा देखते हैं, 2 और 4 6 कैंसिल, 3 भी कैंसिल, 5 7 12 भी कैंसिल, 3 से कटता है, 0 तो कैंसिल, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 3 कैंसिल, 8 4 12 कैंसिल, 5 7 12 कैंसिल, 1 चल 5 बच गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगना करने पर वह 4 6 9 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, बोला गया है। जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं भाई, हमारा काम होता है एलसीएम निकालना। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमको दिया गया है कि 4 फिर 6 उसके बाद 9 फिर 12 और 14 का क्या निकाल लेंगे दोस्तों, एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखते हैं, सबसे बड़ा अंक 14 है ना, 14 और 12 में कॉमन 2 है तो निकलेंगे क्या है, यहाँ पर हम 6 लिख लेते हैं। 9 में कॉमन 3 है तो यहाँ पर हम केवल 3 लिख लेंगे। उसके बाद 6 तो लिख लिया गया है, 4 भी लगभग हो गया है। तो सभी अंकों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखते हैं यहाँ पर ये 14 और ये हो जाएगा 6 या 18, 18 का गुणा करेंगे तो 18 चौक कितना होता है, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 की 2, हाथ के 7, 18 कम 18, 18 7 कितना होता है 25। तो जो एलसीएम निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास दोस्तों, 225 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है कि भाई हमारे पास 4 6 9 12 और 14 का एलसीएम कितना मिला हमको मिल गया 252। लेकिन सवाल 252 में आंसर नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ बोला गया है कि भाई दुगना करने पर,
मतलब किसी संख्या को दुगना करने पर 252 होना चाहिए। तो किस संख्या को 200 दुगना करने पर 252 होगा, तो हम क्या करेंगे, इसी 252 को आधा कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2 और 26 दूनी 52। क्लियर है। तो संख्या क्या होनी चाहिए, तो 126 जो है ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, एक्चुअल में राइट आंसर होगा। 126 को दुगना करने पर 252 होगा और 252 जो है ना 4 से भी कट जाएगा, 6, 9, 12 और 14 इन सभी अंकों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, यदि x ग्रेटर देन है 1 से और x प्लस 1/x का मान √29 है तो x माइनस 1 प्लस x का मान क्या होगा, पूछा गया है। जब भी इस टाइप से आपको सवाल देखने को मिले कि भाई x प्लस 1/x का मान कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान समझना, √29 दे रखा है और हमको क्या पूछा गया है, तो x माइनस 1/x का मान क्या कर दिया गया, पूछ दिया गया है। तो जब भी पॉजिटिव से निगेटिव के बारे में पूछे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो भी यहाँ पर दिया रहेगा उसमें केवल कितना कम कर देना है, 4 कम कर देना है। तो बताओ 29 में 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, √25 और 25 किसका वर्ग होता है भाई, तो हम कहेंगे 5 का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, 7 मीटर ऊंचे एक पेड़ के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर 47 मीटर ऊंचा है तो पेड़ टावर से कितनी दूर पर स्थित है, पूछ दिया गया है। क्लियर है। अब ध्यान समझना, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई हमारे पास ये एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर दे रखा है और एक टावर ले दिया गया है जिसकी ऊंचाई दे रखा है 47 मीटर दिया गया है। क्लियर है। ये उसकी ज़मीनी वाला भाग है और ये पेड़ का ऊपरी वाला शीर्ष है और ऊपरी वाला शीर्ष के साथ उन्नयन कोण यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। क्लियर है दोस्तों। एक चीज़ बताओ यहाँ पर मुझे, यदि मैं ये कहूँ आपसे कि भाई यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 7 मीटर है तो यहाँ से ऊंचाई यहाँ तक होगा 7 मीटर का, मानते हो आप चीज़ को। क्लियर है भाई। यदि ये 7 है तो ये 7, तो ऊपर वाला कितना होगा, तो फिर आप कहोगे कि जो ऊपर वाला से जो ऊंचाई होगा ना ये हमारे पास 40 मीटर का होगा। कितने मीटर का होगा, 40 मीटर का होगा। तब जाके 40 और 7 कितना के बराबर होगा, 47 मीटर के बराबर होगा। अब हमारे पास जो tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए tan 30 डिग्री का मतलब होता है 1/√3। ये आपके पास लंब है और √3 क्या है, आधार। तो यदि एक की वैल्यू हमारे पास 40 दे रखा है और हमको निकालना है √3 की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, 40 का गुणा कर देंगे √3 में। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 √3 जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर दिया गया है, दी गई आकृति में BC पैरेलल है, बोला गया है DE के, है ना। ये जो BC जो लाइन है ना, ये BC लाइन किसके, D के क्या है, यहाँ पर पैरेलल है। फिर बोला गया है तो x का मान आपको ज्ञात करना है कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करनी है। अब देखना यहाँ पर मैंने सेम उसी प्रकार के डायग्राम ड्रा कर दे रहा हूँ, ये वाला आपके हैं। फिर इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर बना हुआ कोण 122 डिग्री का आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है। हमको ये वाला कोण क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर बना हुआ कोण 38 डिग्री का है। क्लियर है। यदि मैं ये कहूँ आपसे कि ये वाला लाइन को इस प्रकार से बढ़ा दिया जाए इसको, क्लियर है, तो मैं कहूँगा कि ये दोनों लाइन यदि पैरेलल है ना, तो यहाँ पर 38 डिग्री का कोण बना है तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 38 डिग्री का कोण बनेगा भाई। आपको पता है कि यदि ये एक्सटीरियर एंगल का मान 122 है तो इन दोनों एंगलों का सम किसके बराबर होता है, 122 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 38 डिग्री की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 122 डिग्री के बराबर होनी चाहिए भाई। क्लियर है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, 122 डिग्री में से हमने 38 डिग्री को क्या कर दिए, घटा दिए। तो बताओ 122 में 38 घटाने पर कितना आ जाएगा, 84 डिग्री। और यही हमारे पास x का क्या होगा, एक्चुअल मान हो जाएगा। तो ये कितनी डिग्री का होगा, x दोस्तों हमारे पास 84 डिग्री। ऑप्शन नंबर पहला जो होगा ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है और परिमाप 34 मीटर है, तो इसकी विकर्ण की लंबाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर दे रखा है क्या, परिमाप कितना दे रखा है आपके पास, कितना दिया है, 34 मीटर। किसी भी आयत की बात करें, जैसे हमारे पास आयत होता है तो परिमाप मतलब क्या होता है भाई, तो हम कहेंगे ये लंबाई है, चौड़ाई। तो सभी इसके जो आपके पास
एरिया है, भाग है, उसका हमको क्या करना है, भुजाओं का योग ही तो क्या होता है आपके पास, परिमाप होता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर 2 बार लंबाई और 2 बार क्या देखने को मिला, चौड़ाई। मतलब मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ L प्लस B किसके बराबर होगा, हमारे पास 34 के बराबर है, यही परिमाप है। यदि 2 से काट देंगे तो L प्लस B का मान कितना मिल जाएगा दोस्तों, आपके यहाँ पर 17 मिल जाएगा, क्या है ना भाई। तो दोनों भुजाओं के योग, लंबाई और चौड़ाई का योग किसके बराबर मिल गया, हमको 17 के बराबर मिल गया। अब हमको क्षेत्रफल भी बताना है और क्या है, लंबाई पूछा गया है आपको, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान समझना मेरी बात को। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, और इसका मान कितना दिया रखा है आपके पास, 60 वर्ग मीटर दे रखा है। अब आप चाहो तो एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे 2 पार्टों में तोड़ना है कि गुणा करने पर आपके पास 60 आ जाए और जोड़ने पर 17। तो मुझे समझ आ गया था कि लंबाई को 12 रख देता हूं और चौड़ाई को 5 रख देता हूं। आप देख पाओगे गुणा करने पर 12 पंचे 60 होगा, और यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए 12 और 5 तो कितना हो जाएगा, 17 मीटर के बराबर। अतः आयताकार जो आपके पास कमरे है उसका जो लंबाई होगा वो कितने मीटर का हो जाएगा दोस्तों, आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए बोला गया है ना। क्या बताना है, माध्य। और माध्य मतलब क्या होता है भाई, मिड वैल्यू बताना है। मतलब जितने भी आपके पास यहाँ पर प्रक्षेपण दिखाई दे रहा है, प्रेक्षण, इन सभी के योग को उनके संख्या से क्या करना है, भाग देना है। हम क्या करते हैं, 8 में से 2 घटेगा तो बच गए 6, 6 और 6, 6 9 15, 15 6 21, 21 और 13 हो जाएगा आपके पास 34, 34 और 17 51, 51 और 12 कितना हो जाएगा, जोड़ने पर सभी को 63। और टोटल कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम 7 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 7 से भाग देने पर कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। तो इस श्रेणी का जो माध्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 होगा, और यही हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट सवाल, 2 संख्याएं A और B एक तीसरी संख्या C से क्रमशः 15 और 32% कम है बोला गया है। संख्या B उस संख्या A से कितने प्रतिशत कम है, आपको ये बताना है। अब 2 संख्याएं A और B जो है ना, एक तीसरी संख्या C से कम है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि A B और यहाँ पर लिख दिए C जो होगा ये कितने परसेंट होगा, तो हमने कहे C तो है 100%, ठीक है। A जो है C से कितने परसेंट है, 15% कम है। बताओ 100 से 15 कम कर देंगे तो ये कितने के बराबर होगा, आप कहोगे जी 85% के बराबर होगा। क्लियर है। B को यदि हम 32% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो आप कहोगे भाई 68% के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पर क्या बोला गया है, जो B है A से कितना प्रतिशत कम है बोला गया है। मतलब कंपेयर आपको केवल इन्हीं दोनों में क्या करना है, करके बताना है भाई। तो अब ध्यान से देखना, मैंने चाहता हूं कि मैं 17 से काट दूं, 17 5 होता है 85 और ये हो जाता है 17 चौके 68। यदि इन दोनों में मैं यहां पर कितने का गुणा कर दूं भाई, 20 का गुणा कर देता हूं। ध्यान समझना मेरी बात, 20 से गुणा कर देता हूं तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और ये हो जाएगा आपके पास 20 चौके 80। तो आप देख पा रहे हो कि 100 से 80 कितने परसेंट की कम नज़र आ रहा है, 20%। ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, सुबीहा ने अपनी दुकान के लिए प्रत्येक 8 रुपए की दर से 240 कप खरीदे, है ना भाई। 8 रुपए के दर से कितने कप खरीद ले, 240 कप खरीदे। परिवहन के दौरान 24 कप जो है वो खराब हो गए और उसने शेष कप 12 रुपये प्रति कप के हिसाब से बेच दिया। तो कुल प्रतिशत लाभ हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। एक चीज़ बताओ मुझे, क्या 24 जो है ये 240 का 10% नहीं है, है ना। एक चीज़ बताओ, क्या 24 जो है 240 का 10% होगा कि नहीं भाई, होगा, है ना भाई। 240 का 10% कितना होता है, 24 होता है। इसका मतलब मैं समझ गया कि 100% में से 10% खराब हुआ तो बचेगा कितना, 90% बचेगा ना भाई। जो सुबीहा है वो तो 100% कप खरीद कर लाई थी, क्लियर है। लेकिन परिवहन में 10% यदि कप खराब हो गई तो बची कितने उसके पास, तो हम कहेंगे 90% कप तो बची ही होगी। इसको और आसान बना लेते हैं दोस्तों कि ये 2 0 से 2 0 कट रहा है, काट दिया मैंने। अब हमको पता है कि ये CP है और ये आपके पास क्या है SP, क्योंकि उसने 10% जो खराब हुआ है उसी को बेचना चाहेगा।
मतलब 90% को बेचेगा। क्लियर है। अब बताओ प्रत्येक को 8 रुपये प्रति कप के हिसाब से खरीदी थी तो भाई 10 है, 8 के हिसाब से खरीदेगी तो कितने में खरीदेगी, 8 दाम 80 में। और प्रत्येक को 12 के हिसाब से बेच दी तो 12 गुणा 9 करेंगे तो बेचेगी कितनी, तो 12 निया 108 में। कितने में बेच देगी, 108 पर। तो बताओ यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ये हमको क्या करना है, बताना है। अब ध्यान से देखना, इसको और हम काट सकते हैं यदि आप काटना चाहो तो। क्लियर है। जैसे मैंने कहा कि 80 रुपये में खरीदी पड़ा और बेची कितने में, 108, मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, तो इधर से 20 और उधर से 8, 28 का। क्लियर है। इनटू कितना कर देंगे, परसेंट निकालने के लिए 100, तो ये होता है 20 चौके 80, ये 20 पंचे 100, 4 एकम 4, 4 7 28, तो 7 पंचे कितने परसेंट की यहाँ पर प्रॉफिट होगी दोस्तों, तो हम कहेंगे भाई 35%। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। 50% अम्लीय तरल के 9 लीटर को 30% अम्लीय तरल में कम करने, है ना, के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए। जहाँ पर पहले 50% अम्लीय था उसको अब 30% तक कम करना है ना, 30% अम्लीय तरल में कम करने के लिए, है ना, कितनी मात्रा में पानी को क्या करना चाहिए, मिलाया जाए। अब यहाँ पर मिलाया क्या जा रहा है, मैंने कहा जो मिलाया जाता है उसके परसेंट को नहीं लेते, तो कौन सी चीज़ नहीं मिला रहे हैं भाई, अम्ल तो नहीं मिला रहे हैं। पहले जो अम्ल है हमारे पास, ये पहले अम्ल 50% था, हमने पानी मिलाया तो अम्ल 30% हो गया। और आपको याद होना चाहिए कि जो नहीं मिला तो उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, उनकी मात्रा होती है। क्या होती है, मात्रा। प्रतिशत के जस्ट अपोजिट क्या होता है भाई, मात्रा। तो 3 यहाँ पर आ गया और 5 यहाँ पर आ गया। पहले कितना था आपके पास, 9 लीटर। बताओ 3 का मान 9 लीटर है, तो पूछा गया कितनी मात्रा मिलाई गई। 3 का मान 9 लीटर, तो 5 से कितना हो जाएगा आपके पास, 15 लीटर हो जाएगा। क्लियर है। तो कितने लीटर मिलाया गया, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमने 7 लीटर क्या कर दिए हैं, मिला दिए हैं। यही आपका क्या होगा, 6 लीटर, सॉरी, है ना, कितना आ जाएगा, 6 लीटर आ जाएगा ना। 15 और 6 में 9 में अंतर करेंगे तो 6 लीटर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 141 है, तो मध्य में आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अब भाई 3 लगातार संख्याओं का योग दे रखा है, ये डायरेक्ट औसत का सवाल नहीं है कि भाई औसत बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों के योग को जब उनकी संख्या से भाग दिया जाता है तो हमको बीच वाली संख्या प्राप्त होती है, मतलब औसत प्राप्त होती है। और उन संख्याओं को डायरेक्ट दे रखा है, उनका योग कितना है, 141 है। कितने क्रमागत संख्याओं का, 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12 और 3 7 21, तो मध्य में आने वाली संख्या कितनी होगी दोस्तों, 47 होगी। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए समझ में। ये रहा आपके पास कुछ आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो 2025 में होने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अतिरिक्त हर दिन हम इसी प्रकार के जितने भी आपके आईएमपी सवाल हो सकते हैं उन सभी सवालों को देखेंगे। क्लियर है। धन्यवाद।